हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज एचपीएससी ओल्ड सर्टिफिकेट कोर्ट केस की जो फाइनल जजमेंट है वो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की वेबसाइट के ऊपर अपलोड हो चुकी है। आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे इस कोर्ट केस के अंदर क्या था और ये आप सब स्टूडेंट को किस तरीके से इम्पेक्ट कर सकता है। और साथ साथ हम ये भी देखेंगे एचएससी सीईटी के ऊपर भी इसका कोई इफेक्ट पड़ सकता है या नहीं पड़ सकता। वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पहले बता दूं, अगर आप हरियाणा के किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल हरियाणा एग्ज़ाम्स को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके ऊपर हरियाणा के सभी एग्ज़ाम्स का जो अपडेट होता है, एक्सेल एनालिसिस होता है, कट ऑफ प्रिडिक्शन या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। उसके अलावा टेलीग्राम के ऊपर आप हमें हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट्स के ऊपर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप नॉन टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो आप हरियाणा एग्ज़ाम अपडेट्स को ज्वाइन कर लेना। और अगर आप टेक्निकल एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हो, जो हरियाणा के इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, तो आप AE सिविल क्लब हरियाणा इस वाले टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वापस हम अपने टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जो फाइनल जजमेंट है उसकी ये कॉपी है। 3 नवंबर 2025 को इसकी वही डिसीजन आया था। और ये वही केस क्या था, तो कई स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपने सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से, भाई जैसे कट ऑफ डेट होती है उस वाले फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट अपलोड करने पड़ते हैं, जो EWS OBC वाले जो कैंडिडेट होते हैं उनको। ठीक है, तो उन्होंने उस फाइनेंशियल ईयर के सर्टिफिकेट अपलोड ना करके पिछले फाइनेंशियल ईयर के कर दिए। मान लो 2024-25 के सर्टिफिकेट चाहिए थे, तो किसी ने 2020 का सर्टिफिकेट लगा दिया, किसी ने 22 का सर्टिफिकेट लगा दिया। और कुछ कैंडिडेट ने क्या करा, कुछ कैंडिडेट ने भाई जब बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ उस टाइम उन्होंने कट ऑफ डेट के बाद के सर्टिफिकेट लगा दिए। जो कट ऑफ डेट कमीशन ने मान लो 10 जून डिसाइड करी थी, तो उनके सर्टिफिकेट अगस्त के थे, सितंबर के थे, नवंबर के थे, यानी कि बाद के डेट के सर्टिफिकेट थे लेकिन थे उसी फाइनेंशियल ईयर के। तो HPSC ने क्या कहा कि भाई आपके सर्टिफिकेट वैलिड नहीं है और आपका कैंडिडेचर हम कैंसिल करते हैं। उनको सिलेक्शन देने से HPSC ने मना कर दिया। तो ये सारे के सारे स्टूडेंट को इन्होंने कोर्ट केस किया और कोर्ट केस के अंदर ये स्टूडेंट सभी जीत गए। फिर HPSC ने क्या किया, LPA फाइल की। ठीक है, यानी कि रिव्यू के अंदर चली गई HPSC। अब जो रिव्यू केस है उसकी फाइनल जजमेंट आज आई है। इसको हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, जैसे जैसे इन्होंने पॉइंट बताए हुए हैं वैसे ही हम देखते हुए चलेंगे और आपको कई नई सारी चीज़ें भी पता चलेंगी। वही एलिजिबिलिटी क्या होती है और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या होती है, काफ़ी नया टर्म भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो भाई केस किस लिए हुआ था। तो जो रिट पेटिशनर थे, तो इन्होंने सबसे पहले तो सिंगल बेंच के अंदर याचिका दायर करी थी कि भाई हमें हमारी जो रिजर्व कैटेगरी जैसे BCA BCB EWS उनका फ़ायदा दिया जाए, भले ही हमारे सर्टिफिकेट लास्ट डेट से बाद की हों या भाई उस फाइनेंशियल ईयर से पहले की हों। तो इसमें एक अलग पेटिशनर भी थी नेहा धीमन करके। इस वाले केस को हम अलग से देख लेंगे, बाकी जो मेन मेन केस है उसको हम एक साथ देखते हुए चलते हैं। तो आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर्स की जो पोस्ट है ग्रुप बी के अंदर HPSC ने निकाली थी। बराबर की पोस्ट आई थी 805 पोस्ट, काफ़ी पोस्ट आती है इनके लिए भी। ठीक है, तो काफ़ी सारी पोस्ट इसके अंदर आई थी। तो अप्लीकेशन वही जो स्टार्ट हुई थी ऑनलाइन फॉर्म भरने वो 22/6/2024 को हुई थी और लास्ट डेट क्या थी, 12 जुलाई 2024 ऑनलाइन फॉर्म भरने की लास्ट डेट थी। यानी कि जो आपकी कट ऑफ डेट थी किसी भी सर्टिफिकेट को अपलोड करने के लिए, भाई आपके 10th क्लास का प्रूफ, 12th का जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है या सर्टिफिकेट का जो प्रूफ है, उसकी लास्ट डेट क्या थी, 12/7/2024 थी। आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था, इसके अंदर भाई कैसे कर सकते थे, आप आधार कार्ड से भी ऑथेंटिकेट कर सकते थे, परिवार पहचान पत्र से भी और वर्चुअल आईडी से भी। तो ये परिवार पहचान पत्र का भी पॉइंट इसके अंदर आगे आएगा, तो आप वो देखते हुए चलना। ठीक है, अप्लीकेशन इस तारीख को पब्लिश हुई थी, लास्ट डेट क्या थी एडवर्टीजमेंट की, 12/7/2024। ठीक है, यानी 12/7/2024 5 बजे से पहले पहले उनको अपने एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने थे। और फिर वही एलिजिबिलिटी थी, जो एडवर्टीजमेंट के क्लोज 1 से लेके 6 के 1 एंड 6 के अंदर एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। ठीक है, तो भाई जब आप फॉर्म भरने लग रहे हो आपके पास सारी की सारी एलिजिबिलिटी कंडीशन आप इसकी फुलफिल करते भी होने चाहिए, तो वो चीज़ इन्होंने इसके अंदर लिखी हुई है। इसी तरीके से इन्होंने सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग लिखी है। ठीक है, जैसे भाई आप इसके अंदर देख सकते हो जो सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट है, एक्सपीरियंस है, डोमिसाइल है, वो सब क्या होना चाहिए, क्लोजिंग डेट से पहले का होना चाहिए, यानी कि 12/7/2024, पिछले साल का ही भर्ती है ये, कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है ये। फिर इसके अंदर वही सर्टिफिकेट वगैरह के रिगार्डिंग लिख रखा है जो रिजर्वेशन का फ़ायदा है। ठीक है, तो जो लास्ट डेट आपकी उससे पहले होना चाहिए। और जो रिजर्व कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको पता ही होगा भाई SC ST के सर्टिफिकेट तो लाइफ टाइम वैलिड होते हैं। अगर कोई बड़ा चेंज ना हुआ हो, जैसे हरियाणा में OSC और DSC का चेंज हो गया,
तो अब आपको नए सर्टिफिकेट बनवाने पड़ेंगे। लेकिन अगर वैसा चेंज नहीं होता तो वे लाइफ टाइम वैलिड होते हैं। लेकिन जो दूसरी कैटेगरी होती हैं ओबीसी वाले और ये ईडब्ल्यूएस वाले, उनको हर साल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। किस कंडीशन के आधार पे? अगर आप 2025 के अंदर अपना फॉर्म भरवाओगे या मतलब सर्टिफिकेट बनवाओगे तो 2024 की इनकम के आधार पे आपका सर्टिफिकेट बनाया जाता है। तो हर साल उनको सर्टिफिकेट बनाना पड़ता है। वहीं सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो जिनके पास ओबीसी सर्टिफिकेट है उनको अपना ओबीसी सर्टिफिकेट इसके अंदर लगाना था, अगर उनको रिजर्वेशन का फ़ायदा चाहिए तो। और फादर की साइड का वैलिड होता है, हस्बैंड की साइड का सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होता। तो ये वाली चीज़ भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर कोई गर्ल कैंडिडेट है वो इस चीज़ को पढ़ सकती है। तो वे सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी हुई हैं, ठीक है, यानी कि एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग। तो उसको हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे चल लेते हैं, इसमें आगे क्या लिखा गया है। तो देखो, आपको ये चीज़ तो पता ही है कि भाई जो आपके सर्टिफिकेट चेक होते हैं वो स्टार्टिंग में तो चेक होते ही नहीं, ठीक है। आपके सर्टिफिकेट कब चेक होते हैं? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। आपने फॉर्म किसी भी कैटेगरी से भर दिया हो, आपके सर्टिफिकेट या जो भी हो डिटेल में फॉर्म, मतलब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम चेक होंगे, ठीक है। तो इन बच्चों ने भी ऐसे ही करा। जो इनके सर्टिफिकेट वगैरह थे वो सारे के सारे किस टाइम चेक हुए? जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आया तब कमीशन ने देखा भाई इनके सर्टिफिकेट तो गलत हैं। दो रिट पटिशनर हैं, वो हैव नॉट एनेक्स देयर रिस्पेक्टिव सर्टिफिकेट। जिन जिन रिट पटिशनर ने अपने सर्टिफिकेट सही यानी कि 2024-25 वाले साल के नहीं लगा रखे थे ना, तो एचपीएससी ने क्या कहा कि भाई आप अपने सही सर्टिफिकेट अपलोड करो। तो कई स्टूडेंट ने क्या कर दिया, कई स्टूडेंट ने तो पिछले साल के सर्टिफिकेट लगा दिए। भाई चाहिए था 2024-25 वाला सर्टिफिकेट, ठीक है, लेकिन उन्होंने सर्टिफिकेट कौन सा लगा दिया? 2023 वाला, 22 वाला, 18 वाला। और कुछ बच्चों ने क्या कर दिया, जो कट ऑफ डेट थी ना 12/7/2024, फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट के बाद का सर्टिफिकेट अपलोड कर दिया। तो कई सारे बच्चे मेरे पास भी कमेंट करते हैं, टेलीग्राम के ऊपर भी पूछते हैं कि सर जब हमने फॉर्म भरा हमारे पास उस वाले साल का तो सर्टिफिकेट नहीं है, पिछले साल का सर्टिफिकेट, और जब हमारा सिलेक्शन होगा तब हम नया सर्टिफिकेट बनवा लेंगे। तो भाई आपका वो सर्टिफिकेट नहीं माना जाएगा, आपका कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा, आप चाहे किसी भी कोर्ट में चले जाना, ठीक है। तो आपके लिए बढ़िया चीज़ यही है, जब आप फॉर्म भरने लग रहे हो उस टाइम आपके पास कट ऑफ डेट से पहले का उसी साल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो ये चीज़ आपको अपने माइंड में रखनी है अगर आप ईडब्ल्यूएस या ओबीसी इनमें से किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, क्योंकि इन्हीं कैटेगरी के साथ ये पंगा पड़ता है। बाकी जो और कैटेगरी हैं उनके लिए तो लाइफ टाइम वैलिड होता है सर्टिफिकेट, कट ऑफ डेट वगैरह कुछ नहीं होती और कैटेगरी वालों के लिए, ठीक है। लेकिन उनके लिए भी यही है कि भाई इस डेट से पहले का होना चाहिए। कोई कैंडिडेट ऐसा ना हो कि कट ऑफ डेट से बाद का सर्टिफिकेट बनवाए और ये कहे कि सर मेरे को वैलिड कर दो। 13 नंबर पॉइंट के अंदर यही चीज़ लिखी गई है कि भाई जो एलिजिबिलिटी होती है वो कब चेक होती है? जब वो रिटर्न एग्जाम को चेक कर लेता है। अब वहाँ पे एचपीएससी के अंदर या किसी भी कमीशन के अंदर कोई बंदा ऐसा नहीं बैठा होता जो 10 लाख बच्चों के सर्टिफिकेट चेक करेगा, क्योंकि कई एग्जाम में तो 10-10, 20-20 लाख ऐसे फॉर्म भरे जाते हैं। तो आपका जो भी फॉर्म या सर्टिफिकेट वगैरह चेक होते हैं भी जब आप इंटरव्यू देने जाते हो ना उससे पहले चेक किए जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम। तो उस टाइम पता चला तो कमीशन ने क्या कर दिया, जो रिट पटिशनर यानी जिन बच्चों ने अब ये याचिका लगा रखी है उनको क्या कह दिया, नॉट एलिजिबल कर दिया, क्योंकि उनकी जो एप्लीकेशन थी वो सही नहीं पाई गई, क्योंकि उन्होंने सर्टिफिकेट तो अपलोड कर ही नहीं रखा था जो सही फॉर्मेट में और सही कट ऑफ डेट के हिसाब से था। तो ये बच्चे कोर्ट चले गए। कोर्ट के अंदर क्या कह दिया, जो सिंगल बेंच है, सिंगल बेंच ने इंटरिम ऑर्डर देके ये कह दिया कि भाई फिलहाल इन बच्चों का इंटरव्यू ले लो, जो कोर्ट केस का आउटकम होगा उसके आधार पे इनका सिलेक्शन होगा। जो कुछ पोस्ट इन बच्चों का सिलेक्शन हुआ तो उस आधार पे इनके लिए रिजर्व करके रख दी गई। और जो रिट पिटीशन है जो सिंगल बेंच के अंदर ये सभी स्टूडेंट जीत गए। सिंगल बेंच ने तो ये कह दिया कि चलो भाई इनके सर्टिफिकेट हम वैलिड मानते हैं। लेकिन फिर एचपीएससी ने क्या करी, एलपीए लगाई, जिसका हम फाइनल जजमेंट आज देखने लग रहे हैं। तब एलपीए के अंदर ये बच्चे हार गए हैं। कैसे आ रहे हैं वो चीज़ अब हम इसके अंदर एक एक पॉइंट आपको पढ़ते हुए भाई मैं आपको समझाने लग रहा हूँ। जो रिट पिटिशनर थे उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा दैट द सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट वाज ओनली द डॉक्यूमेंट एविडेंस द प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी एंड नॉट द एलिजिबिलिटी इटसेल्फ। अब आप कंफ्यूज हो गए होगे भाई इसमें मतलब क्या, आपको तो एक जैसे लगने लग रहे होंगे भाई प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी, भाई अंतर क्या है? तो इसका मैं अंतर समझा देता हूँ। जो पूरा का पूरा केस है ना इसकी समरी बस इसी 2 पॉइंटों के अंदर है। एलिजिबिलिटी का मतलब है कि भाई आप पात्र हो उस चीज़ के, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं समझाऊँ आपको, एक बिल्कुल आसान सा एग्जांपल दूंगा।
आपकी उम्र 18 साल हो गई है तो आप ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए या किसी भी वोटर कार्ड बनवाने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, तो आप क्या हो, एलिजिबल हो। और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी का क्या मतलब है, आपको कोई कागज़ दिखाना पड़ेगा कि भाई आपकी उम्र 18 साल होगी, भाई 10th क्लास का सर्टिफिकेट दिखा दिया आपने उदाहरण के तौर पे। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी हो गई आपकी पात्रता, और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या हो गई, उस चीज़ का प्रूफ। तो इन बच्चों ने क्या कहा कि भाई हम एलिजिबल हैं। हम एलिजिबल किस आधार पे है, भाई हम पिछले साल ओबीसी में थे, हम इस साल भी ओबीसी के अंदर भले ही हमने कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट बनवाया हो, ऐसा इन बच्चों का कहना था। और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी क्या हो जाता है, जो वो सर्टिफिकेट होता है जिस कागज़ के ऊपर उस वाले फॉर्मेट के अंदर ये लिखा होता है कि ये वाला कैटेगरी ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, वो होता है आपका प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। तो सारा का सारा पंगा इस चीज़ के ऊपर फंस गया इसके अंदर। तो आगे के जो हम पढ़ेंगे केवल इन दो शब्दों के ऊपर ही सारा खेल चलेगा। ठीक है, इट वाज अर्ज दैट द एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट इज वैलिड फॉर ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द डेट व्हेन वाज सर्टिफिकेट वाज रिसूड। इन बच्चों का क्या कहना था, भले ही सर्टिफिकेट वो 12/7/2024 के बाद वैलिड मतलब इशू किया गया हो, लेकिन वो पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड है, उस पूरे साल के लिए वैलिड है, भले ही हमने वो कट ऑफ डेट के बाद बनवाया हो। ठीक है, सिंगल बेंच के अंदर तो इनकी बात मान ली। और आगे देखिए, क्लोज वन ऑफ द एडवर्टीजमेंट सिंस स्पेसिफाइड दैट द एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रेफरेंस टू द डॉक्यूमेंट सबमिटेड बाय हिम इज एसेस ओनली आफ्टर द कैंडिडेट रिक्वायर्ड। और वो तो वही चीज़ बता रखे, इंटरव्यू का टाइम आपका डॉक्यूमेंट चेक होते हैं, उससे पहले कोई भी आपका डॉक्यूमेंट को छेड़ता भी नहीं है। भाई कंप्यूटर एक एक डॉक्यूमेंट को चेक नहीं करता, ना कोई इंसान बैठा रखा होता है। Therefore, it is argued that the closing date for submission of online application was not sacrosanct। ठीक है, sacrosanct का मतलब क्या हो गया, आसान शब्दों में कहें तो पवित्र या मौलिक अधिकार टाइप से। ठीक है, जो लास्ट डेट है ऑनलाइन एप्लीकेशन की, केवल उसी को पकड़ के बैठना, भाई वो पत्थर की लकीर है, वो एक पवित्र बात या सैक्रोसेंट नहीं है वो। इन बच्चों का ये कहना था भाई पूरे साल के लिए सर्टिफिकेट वैलिड है, भले ही हमने उस डेट के बाद भी बनवाया हो, लेकिन फिर भी हमारा सर्टिफिकेट आप वैलिड मानो। उसके अलावा बच्चों का ये भी कहना था कि भाई जब हमने फॉर्म भरा, हमसे परिवार पहचान पत्र की आईडी मांगी गई, वो मांगी गई थी, और हमारे परिवार पहचान पत्र के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ लिखी हुई है कि भी हम बैकवर्ड क्लास नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करते हैं। और बार बार उसी चीज़ को रिपीट करवा के ये भाई हमसे सर्टिफिकेट वगैरह मंगवाना, तो उस चीज़ का ये रिपीटिशन हो जाता है। तो ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर परिवार पहचान पत्र से आप वेरीफाई करने लग रहे हो तो भाई हम एलिजिबल हैं, भले ही हम प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी हम बाद में देने लग रहे हों आपको। तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर लिखी गई हैं। तो ये फिर उस चीज़ का रेफरेंस दे रखा है, ए कैंडिडेट अटैच हिज पीपीपी और गिव हिज परिवार पहचान पत्र नंबर, द अथॉरिटी ऑफ डिपार्टमेंट सेल नॉट ओब्लिगेट सच रेजिडेंट टू सबमिट एनी अदर कास्ट रिलेटेड प्रूफ। ठीक है, तो भाई आपने जब परिवार पहचान पत्र दे ही दिया पब्लिक सर्विस कमीशन को, तो बार बार उस चीज़ का प्रूफ मांगना अलग से कि भाई ये कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है, तो इस चीज़ की हमें ज़रूरत थी नहीं। तो साथ साथ पेटिशनरों ने क्या कहा भाई, उन्होंने पीपीपी का मेंशन करा है और उसके अंदर उनकी सारी डिटेल है, एज वेल एज देयर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, और भाई कास्ट वगैरह के बारे में भी मेंशन, और ये सब ऑटोमेटिकली कमीशन के साथ अवेलेबल हो जाती हैं। और बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट ये इन्फॉर्मेशन की डुप्लीकेसी है। भाई परिवार पहचान पत्र से आपने जब वो वाली इन्फॉर्मेशन ले ली तो दोबारा उस इन्फॉर्मेशन को लेने का कोई ऐसा मतलब नहीं बनता। फिर इस चीज़ के बारे में बता रखा भाई, जो बैकवर्ड क्लास की लिमिट थी पहले 6 लाख रुपए थी हरियाणा के अंदर, और एसेट 1 करोड़ रुपए, और बाद में उसको बढ़ा के 8 लाख रुपए कर दिया गया था। ठीक है, और जब इन बच्चों के पास 6 लाख रुपए के हिसाब से मान लो 2023 का सर्टिफिकेट है, तो हो सकता है उन्होंने 2024 में उस टाइम नहीं बनाया और बाद में बनवा लिया। तो भाई ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई चलो 8 लाख की लिमिट के अंदर तो वे आते ही होंगे। ये सब बातें इन पेटिशनर ने यहाँ पे कह रखी हैं। भाई देयर इज नो डिस्प्यूट विद रिस्पेक्ट टू द एलिजिबिलिटी अदरवाइज ऑन द क्लोजिंग डेट। एलिजिबिलिटी के ऊपर कोई भी शक की बात नहीं है। अब पंगा किस चीज़ में पड़ रहा है, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर। समझ रहे हो आप एलिजिबिलिटी और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी के अंदर डिफरेंस। ये बच्चे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर से या भाई ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते थे, ये हो गई उनकी एलिजिबिलिटी। इस चीज़ के ऊपर ना कोर्ट को कोई शक ना कमीशन को कोई शक। लेकिन कमीशन का क्या कहना है भाई, प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी इनके पास कट ऑफ डेट से बाद का है या कट ऑफ डेट से पहले का है, मतलब उस फाइनेंशियल ईयर से पहले वाले फाइनेंशियल ईयर का है। तो इस वजह से हम इनको रिजेक्ट करने लग रहे हैं। बस इन दो शब्दों का सारा खेल है। फिर कमीशन ने क्या कहा, कमीशन ने कहा कि भाई जो बैकवर्ड क्लास के कैंडिडेट थे हमने उनको नोटिस भी जारी किया
अच्छा, ये तो पैटिशनर ही कहने लग रहे हैं कि भाई जो कमीशन है, कमीशन ने हमको भाई एक नोटिस जारी किया कि भाई आपके सर्टिफिकेट दूसरे ईयर की हैं या भाई फॉर्मेट के हिसाब से नहीं है, और कमीशन ने हमको एक मौका दिया डिफेक्ट को ठीक करने का। उसके बाद जो पैटिशनर हैं उन्होंने सही सही सर्टिफिकेट अपने जो जो फॉर्मेट थे उसके अंदर सबमिट कर दिए। और मतलब कमीशन ने बच्चों को मौका दिया कि भाई आप अपने सर्टिफिकेट दोबारा अपलोड करो। तो इन बच्चों का क्या कहना है, द सेड एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ द रिस्पोंडेंट कमीशन अमाउंट टू डिफीट देयर ओन डिसीजन ऑफ कॉलिंग फॉर रिप्रेजेंटेशन बाय गिविंग ए शो कोज नोटिस टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। जब कमीशन बच्चों को नोटिस दे के ये कह रहा है कि भाई अपने डिफेक्ट को सुधार लो, ये आपके फोरम के अंदर गलती है, और बच्चे अगर उसको ठीक कर लेते हैं तो भाई उनको रिजेक्ट करने का क्या मतलब है। ये तो जो कमीशन उन बच्चों को मौका दे रहा है उस वाली प्रोसेस को या पर्पज को डिफीट करने लग रही है ये वाली बात तो। और उसके अलावा जो पीजीटी की रिक्रूटमेंट है उसका भी रेफरेंस दिया इन्होंने कि भाई उसके अंदर जो ओल्ड सर्टिफिकेट थे या भाई कट ऑफ डेट के बाद के सर्टिफिकेट थे वो वैलिड हो गए थे, तो वो वाली चीज़ भी इन्होंने यहाँ पे बताई है। तो कमीशन दो डिफरेंट वो फॉर्मूले को यूज नहीं कर सकता, भाई पीजीटी वालों को अलाउड कर दिया और ये आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वाले स्टूडेंट हैं इनके लिए मना कर दे, तो वो वाली चीज़ भी पटिशनर ने यहाँ पे कही है। फिर ये मेरिट की बात करने लग रहे हैं, भाई अगर इनको इन एलिजिबल कर दिया तो इनसे कम नंबर वाले बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे, इससे मेरिट भाई इफेक्ट होती है। तो वो सारी चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। और फिर ये लिखा है भाई क्लेम ऑफ रिट पटिशनर दे हैड नॉट फर्निश रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट टू शो देयर स्टेटस एज बीसी वुड नॉट एक्सटेंड द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन सच कैटेगरी। तो कमीशन ने इन बच्चों की बात का विरोध किया और कहा कि भाई उन्होंने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करे थे, इस वजह से उनको रिजर्वेशन का लाभ उस वाली कैटेगरी के लिए हम नहीं दे सकते। कमीशन ने ये भी कहा कि भाई अलग अलग जजमेंट हमारे पास पहले से इस टाइप की हैं कि भाई जिसके अंदर ये लिखा गया अगर ये सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करते कट ऑफ डेट से तक का तो भाई उनके कैंडिडेचर को हम कैंसिल कर सकते हैं, और उसको हम रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी के अंदर नहीं डाल सकते अगर वो उस टाइम से पहले का सर्टिफिकेट नहीं देते। फिर भाई सिंगल बेंच की जो जजमेंट है उसका रेफरेंस दे रखा है, उसके अंदर भाई सिंगल बेंच ने क्या कहा था कि भाई जो स्टेटस है रिट पटिशनर का एज पर्सन बिलोंग टू रिस्पेक्टिव रिजर्व कैटेगरी वाज क्लियरली एस्टेब्लिश। मतलब इस चीज़ में तो कोई शक है ही नहीं, जिन बच्चों ने ये पटिशन डाली हुई है वे रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ये क्लियरली एस्टेब्लिश है, ये सिंगल बेंच ने कही। अब विवाद किस चीज़ पे है, जो प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी है वो केवल बाद में सबमिट किया गया, केवल इस कारण से हम उनको रिजर्वेशन का लाभ देने से मना नहीं कर सकते, ये सिंगल बेंच ने कहा। लेकिन जो डबल बेंच का जो हम फैसला आज देखने लग रहे हैं उसमें डबल बेंच ने क्या कहा, डबल बेंच ने ये कहा है कि भाई जो प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और अगर ये प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी सबमिट नहीं कर पा रहे कट ऑफ डेट से पहले तो भाई हम इनको उस वाले उसके अंदर नहीं मानते। और कमीशन ने क्या कहा भाई जो सिंगल बेंच है हैज़ इरेडेड, इरेडेड का मतलब अब मिस्टेक कर रही है, सिंगल बेंच ने गलती करी है और जो सेटल्ड लीगल प्रोपोजिशन है उसके उल्टा फैसला सुनाया है इन बच्चों को फ़ायदा वो करते हुए भाई इनके सर्टिफिकेट को वैलिड मानते हुए। ठीक है, तो ये कमीशन का कहना है, सिंगल बेंच की बात का विरोध करते हुए ये बात कमीशन ने यहाँ पे लिखी है। फिर ये लिखा है भाई जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उसी बंदे को दिया जा सकता है जो नॉन क्रीमी लेयर से बिलोंग करता है, और नॉन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट है वो हर फाइनेंशियल ईयर के लिए दोबारा दोबारा बनवाना पड़ता है। तो ये बात कमीशन ने इस वाले पॉइंट के अंदर अपनी कही हुई है। और कमीशन ने कोई गलती नहीं करी, नोट इरेडेड का मतलब, इरेडेड मतलब कोई मिस्टेक करना, कमीशन ने कोई गलती नहीं करी इन वाले कैंडिडेट को बार करते हुए। ठीक है, और उसके अलावा फिर भाई ये बताया हुआ भाई जो सीनियर एडवोकेट है पेटिशनर की तरफ से डीएस पटवारी उन्होंने अलग अलग उनका भाई रेफरेंस दिया इस केस के अंदर ऐसे ऐसे हुआ है। और केवल प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी वाज फर्निश आफ्टर द कट ऑफ डेट इट वुड नॉट मीन दैट दे वुड नॉट बी एंटाइटल टू द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन इन द कैटेगरी कंसर्न। भाई प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी वो बाद में देते हैं, केवल इस कारण से हम उनको रिजर्वेशन का लाभ देने से मना नहीं कर सकते, ये सब बातें इसके अंदर लिखी गई हैं। फिर ये सिंगल बेंच की वही बात कह दी, क्लोजिंग डेट सैक्रोसेंट, वही क्लोजिंग डेट को हम वो पत्थर के लकीर मान के नहीं चल सकते, ये सिंगल बेंच ने बात कही है। ठीक है, और वो प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी के ऊपर ही सारा मामला फंसने लग रहा है, एलिजिबिलिटी और प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी। फिर अलग अलग जजमेंट का रेफरेंस दे रखा है, इस वाले जजमेंट के अंदर ये बात कही, उस वाले जजमेंट के अंदर ये बात कही। ठीक है, किसी किसी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का हवाला दे रखा है, कोई भाई फौजी वगैरह था उसके डिपेंडेंट है उसका हवाला दे रखा है, नीट का जो एडमिशन होता है IIT JEE का उसका हवाला दे रखा है, मेडिकल की सीटों का, मतलब अलग अलग जहाँ जहाँ से रेफरेंस हो सकते हैं वहाँ कैंडिडेट्स ने अपने फेवर में दिए हैं, कमीशन ने अपने फेवर में दिए हैं।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं इस वाले जजमेंट के अंदर जो डबल बेंच है एलपीए फाइल करी है एचपीएससी ने। आज फाइनल जजमेंट हम देखने लग रहे हैं। इसके अंदर फाइनल क्या कहा है? फाइनल यही कहा है कि भाई एडवर्टीजमेंट के अंदर ये क्लियरली लिखा गया है कि भाई कैंडिडेट को अपने बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट अपलोड करने से, सर्टिफिकेट अपलोड करने से यानी कि प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी आपको बताना था। आप भले ही एलिजिबल हो लेकिन आपको प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी भी सबमिट करना पड़ेगा और कट ऑफ डेट से पहले का सबमिट करना पड़ेगा। और जो ईडब्ल्यूएस के बीसीए बीसीबी के सर्टिफिकेट है वो फाइनेंशियल स्टेटस जैसा आपका चेंज होता है तो हर साल ही आपके बदलते रहते हैं ये वाले सर्टिफिकेट। तो वो वाली चीज़ इसने बताई है। तो भैया आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना चाहिए था। द कैंडिडेट वर रिक्वायर्ड टू प्रोसेस ऑफ दिस सर्टिफिकेट ऑन द लास्ट डेट ऑफ मेकिंग द एप्लीकेंट। और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या मानी गई है? 12/7/2024 लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन मानी गई है। उससे पहले का अगर आपके पास सर्टिफिकेट था 2024-25 वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए तो ही आप इस वाले एडवर्टीजमेंट के लिए एलिजिबल हो। आने वाली जितनी भी एडवर्टीजमेंट या और वही पेपर है उनके लिए, इन स्टूडेंट के लिए भी एक सबक टाइप से या भाई एक सीख टाइप से है कि भाई आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फॉर्म भरते टाइम आपके पास प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी होना चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई आप सोचो चलो सर्टिफिकेट तो हम बाद में बनवा लेंगे जब सिलेक्शन होगा हमारा, एफिडेविट दे देंगे, तो उस चीज़ से काम नहीं चलेगा। फिर क्या था, एक लड़की थी गीता नाम की, कोई लड़की है, ये जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती थी और इसने कहा भाई मैं टेक्निकल ग्लिच के कारण फॉर्म नहीं भर पाई। ठीक है। तो और बहुत सारे बच्चे इसके साथ जुड़ते चले गए गीता के साथ। तो कोर्ट ने कहा चलो भाई एक दोबारा से मौका दे दो। एचपीएससी ने तो ये कहा भाई कोई भी टेक्निकल ग्लिच नहीं था, हमारे तरफ से कोई गलती नहीं है। फिर भी चलो हाई कोर्ट ने कहा एचपीएससी को चलो भाई बच्चे हैं इनको एक और मौका दे दो। तो 4-5 दिन के लिए फॉर्म दोबारा से भरवाए गए थे। 16/8/2024 से लेके 20/8/2024 तक फॉर्म भरने की डेट एक्सटेंड कर दी थी। या भैया आप कह दो दोबारा से फॉर्म भरवाए गए थे। अच्छा, अब ये और इम्पोर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है। जैसे एचएसएससी के आप पेपर देखोगे उसके अंदर वे क्या करते हैं, बार बार डेट को बढ़ाते जाते हैं फॉर्म भरने की। तो उसके रिगार्डिंग है ये वाली पॉइंट। ठीक है। तो इसको पढ़ना और काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता चलेगी। इसके अंदर क्या कहा है, एचपीएससी ने केवल फॉर्म भरने की डेट को आगे बढ़ाया है। जो ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट थी उसके अंदर डेट क्या थी, ओरिजिनल एडवर्टीजमेंट के अंदर डेट 12/7/2024, 12 जुलाई 2024 से पहले के सर्टिफिकेट होने चाहिए। भले ही आप फॉर्म बाद में ओपन हुए और आप 20 अगस्त 2024 तक फॉर्म भर सकते हो, लेकिन आपको जो सर्टिफिकेट अपलोड करने थे वो 12 जुलाई 2024 से पहले के सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भले ही डेट एक्सटेंड हो जाए लेकिन जो कट ऑफ डेट है वो यहाँ पे एक्सटेंड नहीं करी गई है। तो इसमें यही लिखा गया भाई मेयरली अपलोडिंग परमिटिंग अपलोडिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। भाई पोर्टल को दोबारा ओपन करके डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन भले ही कमीशन आगे बढ़ा सकता है लेकिन उस चीज़ का ये मतलब नहीं है कि भाई आपकी प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी की डेट भी उन्होंने एक्सटेंड कर दी। प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी दोनों अलग अलग चीज़ होती हैं और अंतर आप इस वाली पूरी वीडियो के दौरान अब तक यहाँ आए हो तो समझ चुकी होगी। और क्या है, वही जो क्लोजिंग डेट है उससे पहले का आपके पास प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। डबल बेंच ने अपने फैसले के अंदर ये चीज़ कही है। और जो पीजीटी वाला केस है उसके अंदर का भाई वो आइसोलेटेड इंस्टेंस था, एक बार वैसा कुछ हुआ था, उसको हम ये नहीं मान के चल सकते कि भाई एचपीएससी की एक यूनिफॉर्म प्रैक्टिस है। वो एक सिंगल आइसोलेटेड इंस्टेंट था और उस चीज़ को हम इग्नोर कर सकते हैं। डबल बेंच का ये कहना है। ठीक है। तो पीजीटी के अंदर भले ही राहत मिल गई थी बच्चों के अंदर लेकिन आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर वाले केस के अंदर बच्चों को कोई भी राहत नहीं मिली है। फिर ये नया दीमन है, चलो इसका तो अलग केस है, इसका हम इतना नहीं देखते। बाकी शॉर्ट में बता देता हूँ। ये उस कैटेगरी की बच्ची थी नॉन क्रीमी लेयर की, यानी कि इसको रिजर्वेशन मिलना था लेकिन फॉर्म भरते टाइम इसने सेलेक्ट क्या कर दिया, बीसीए सेलेक्ट कर दिया, लेकिन सर्टिफिकेट वगैरह इसने सही फॉर्म सबमिट किया था। तो कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आप जब फॉर्म भरते हो ना आपको प्रिंट करके उसको दोबारा अपलोड करना पड़ता है। ठीक है। तो एचपीसी ने कहा भाई ये लड़की पढ़ी लिखी थी और हम एडवर्टीजमेंट में साफ साफ लिख रखे कि कोई भी कैटेगरी के अंदर चेंज की हम परमिशन नहीं देते। एक बार जो सबमिट कर दिया वो फाइनल सबमिट हो गया। और बार बार जब हमने चेक करवाया भाई प्रिंट आउट लिया इसने ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का साइन करा और इस टाइम इसको अपनी गलती समझ में नहीं आई और फिर भी ये रॉन्ग कैटेगरी भरने लग रही है तो कमीशन के ऊपर दोष देने का कोई भी मतलब नहीं है। कमीशन कैन नॉट बी ब्लेम फॉर दी सेम। तो इस लड़की का केस तो आपको समझ में आ ही गया होगा। ठीक है। तो इस लड़की का भी कैंडिडेचर एक तरीके से कैंसिल ही हो गया, वो वाली चीज़ इसके अंदर यहाँ पे
बता रखे भैया ऐसी गलती करेगी तो कमीशन का भी कोई गलती नहीं है। फिर ये बता रखा है, ठीक है, द कमीशन दैट द मैकेनिज्म अडॉप्टेड बाय इट प्रोवाइड सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी टू एनी कैंडिडेट टू रेक्टिफाई एनी alleged inadvertent error एट कुड बी क्लियर फ्रॉम द पर्सुअल ऑफ आर्टिकल 16 ऑफ द एडवर्टीजमेंट। भाई आपको फॉर्म अपना सबमिट करते हो, तब उसको अपलोड करना होता है, बार बार चेक करवाता है, फिर प्रिंट आउट लेके फिर वेरीफाई करना होता है, फिर साइन करना होता है, फिर अपलोड करना पड़ता है आपको। तो इतने सारे प्रोसेस होते हैं। अब आप बाद में कहो कि सर हमसे ये गलती हो गई, तो उस चीज़ का कोई भी मतलब नहीं है। तो ये वाली चीज़ यहाँ पे HPSC जो ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट, इसके अंदर साफ साफ लिखा हुआ है। आप वही साइबर कैफ़े के ऊपर वो लगा दो, ठीक है। उस लड़की ने कहा जी साइबर कैफ़े वाले ने गलत भर दिया, तो क्या कहा, जो पेटिशनर है वो एजुकेटेड वूमेन है, भाई पढ़ी लिखी लड़की है, और इस चीज़ का वो कहेगी कि मेरे से तो गलती हो गई, साइबर कैफ़े वाले ने गलती कर दी, ये वाली चीज़ें नहीं मानी जाएंगी। फिर 72 नंबर पॉइंट में पढ़िए क्या कहा गया है। भाई बहुत सारे अप्लीकेंट फॉर्म को भरते हैं और कुछ ना कुछ हमें फाइनल करना ही पड़ता, भाई ये हमारी कट ऑफ डेट है, ठीक है। ऐसा ना हो भाई कल को तो कोई भी कैंडिडेट उठ के आ जाएगा कि कहेगा जी मेरे पास तो कट ऑफ डेट के बाद का सर्टिफिकेट है, यानी कि जो आपकी प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी है ना, उसके लिए कुछ ना कुछ फाइनलिटी हम देंगे, यानी कि जो कट ऑफ डेट है वो डिसाइड करी जाती है। और अगर आप कहो कि मेरे पास बाद का सर्टिफिकेट है, तो नेवर एंडिंग प्रोसेस हो जाएगा, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव काओस हो जाएगा, अस्थिरता का माहौल हो जाएगा। तो ये बात कहते हुए जो डबल बेंच है, जो भैया LP है HPSC की, वो स्टैंड अलाउड कर दी गई है, यानी कि HPSC इस वाले केस के अंदर जीत गई है, LP स्टैंड अलाउड, ठीक है। पेटिशनर वर नॉट एंटाइटल्ड टू एनी रिलीफ इन द मैटर इन सच, जो पेटिशनर है उनको किसी कोई भी राहत देने से मना कर दिया है, एज दे हैव नॉट फर्निश द प्रूफ ऑफ देयर एलिजिबिलिटी मेड अमेंडेड इन देयर एप्लीकेशन बाय देयर कट ऑफ डेट। कट ऑफ डेट से पहले उन्होंने अपने सर्टिफिकेट अपलोड नहीं करे थे, तो कोई भी राहत देने से जो डबल बेंच है उसने उनको मना कर दिया, और HPSC यहाँ पे जीत चुकी है। और सिंगल बेंच का जो डिसीजन था इसी सिर्फ पिटिशन के अंदर उसको सेट असाइड कर दिया, यानी कि सिंगल बेंच ने जो भी फैसला सुनाया था वो अब डिस्पोज ऑफ हो गया, या अभी सेट असाइड हो गया, लीगल लैंग्वेज में बात करें तो डबल बेंच थी कि भाई आप जजेस का नाम पढ़ सकते हो, कौन कौन से जज थे। 3 नवंबर 2025 को इसका डिसीजन आया था, और जो डिसीजन की कॉपी है वेबसाइट के ऊपर ये 6 नवंबर 2025 को आई है। और इस वाले केस के अंदर क्या क्या चीज़ें थी सारी की सारी मैंने आपको इसके अंदर बता दी हैं। तो स्टूडेंट ने स्ट्रगल तो खूब किया है, वकील भी काफ़ी बढ़िया बढ़िया किए हुए थे, लेकिन बहुत बार डिसीजन आपके फेवर में नहीं आता। लेकिन जो भी भाई आया है आपको एक्सेप्ट करके आगे जो भी आपके भैया एडवोकेट हैं उनसे बात करनी चाहिए, और जो भी आप फैसला लो, तो मैं तो यही कहूँगा आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो तो ज़्यादा ठीक है, क्योंकि कट ऑफ डेट होती है सभी एग्ज़ाम के लिए। और अगर आप उस डेट के अंदर अपनी प्रूफ ऑफ एलिजिबिलिटी आपके पास नहीं है, तो आपको बाद में क्लेम करने का भी ऐसा कोई अधिकार नहीं है। तो वो चीज़ डबल बेंच ने कही है, और काफ़ी सही चीज़ ये कही है। अगर ऐसा ना हो तो एडमिनिस्ट्रेटिव काओस हो जाएगा, अस्थिरता या भाई मछली बाजार वाला माहौल हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं भाई, आपको चीज़ें क्लियर हो गई। HPSC ओल्ड सर्टिफिकेट कोर्ट केस क्या था, और अच्छा आगे भर्तियों में क्या फ़र्क पड़ सकता है। HSSC की बात करें तो HSSC के अंदर भी जो भाई सर्टिफिकेट वगैरह के कोर्ट केस है, अगर किसी ने उसके बाद के सर्टिफिकेट है, चलो वो बड़ा केस तो नहीं है जैसे इसके अंदर है, लेकिन अगर किसी के पास पहले वाला सर्टिफिकेट है, क्योंकि HSSC का अलग मैटर है, लेकिन प्रिंसिपल उसके अंदर भी यहीं वाला लागू होता है। अगर आपके पास उस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप उसके अंदर वैलिड नहीं माने जाओगे। तो सेम यही वाला प्रिंसिपल उसके अंदर भी अगर हम लागू करें, तो उसके अंदर भी HSSC आराम से इस वाले फैसले का हवाला देते हुए अगर सेम बेंच में जाता है तो जीत जाएगी। तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि भाई HSSC के साथ क्या हो सकता है, CET वाले केस में क्या हो सकता है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको चीज़ें क्लियर कर पाने में सक्षम रहा हूँगा। अगर उसके अलावा भी आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आप मेरे से जुड़ सकते हो, AE JE सिविल क्लब हरियाणा, हरियाणा एग्जाम अपडेट्स, या हमारे और दूसरे टेलीग्राम ग्रुप में भाई जो यूट्यूब वीडियो होती है उसके नीचे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगा, आप उनके अंदर जुड़ सकते हैं। हरियाणा की किसी भी इंजीनियरिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप हरियाणा इंजीनियरिंग एग्जाम या HD इंजीनियरिंग मंत्रा, या आप यूट्यूब पे सिंपल हर्षदईया सर्च कर सकते हो और मेरे साथ जुड़ सकते हो। इस वीडियो में इतना ही। आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।